Hi students, my name is Rajendra Patel and I am going to teach you about refraction of light. So today we will discuss about what is the meaning of refraction of light, and for that we generally देखते हैं कि लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है. लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम. But what happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change its direction? अगर लाइट जो है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या स्ट्रेट लाइन में जाती है या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है या चेंज हो जाती है? उसको समझने के लिए हम जो हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज. अगर आप कोई टैंक है उसका बॉटम अगर ऑब्जर्व करते हो तो आप वो जो बॉटम है उसको थोड़ा बहुत ऊपर उठा हुआ ऐसा नज़र में आता है. अगर आप कोई पॉन्ड है उसका बॉटम जो है वो ऑब्ज़र्व करते हो या फिर कोई वेल है वो वेल का बॉटम जो है उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो तो वो जो बॉटम है थोड़ा बहुत रेज हुआ ऊपर हुआ ऐसा आपको नज़र में आता है. सेम थिंग व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज़ प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब. व्हाई डज इट हैपन? अगर आप कोई राइटिंग पार्ट है कुछ लिखा हुआ है उस पर अगर ग्लास स्लैब रखते हो और उसमें अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो ग्लास स्लैब के थ्रू वो राइटिंग को ऑब्ज़र्व करते हो तो वो जो राइटिंग है वो आपको थोड़े बहुत ऊपर उठे हुए नज़र में आते हैं, कुछ रेज हुए ऐसे नज़र में आते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? सेम थिंग, हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शियली इमर्स इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर? इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर. अगर आप पेंसिल को रखते हो पानी में और आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो तो वो जो पेंसिल है वो थोड़ी बेंड हुई आपको नज़र में आती है अगर इंक्लिनेशन पर रखते हो तब. क्लियर? सेम थिंग अगर आप कोई कॉइन है उसको कोई वाटर ग्लास है सपोज तो वो वाटर ग्लास में या फिर बकेट में आप उसको कॉइन को डालते हो तो वो कॉइन जो है वो आपको थोड़ा बहुत ऊपर शिफ्ट हुआ नज़र में आएगा. तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस है एक्चुअली, और वो ऐसा क्यों हमें दिखाई देता है उसकी बात करें तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि लाइट जो है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो अपने डायरेक्शन चेंज करती है. लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया. इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. That means अगर लाइट जो है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाती है. ऑब्लिकली इसलिए वर्ड में यूज़ करता हूँ क्योंकि बाद में हम उसका डिस्कशन करेंगे क्योंकि हाउ आई यूज़ दिस ऑब्लिकली वर्ड. क्लियर? तो अगर लाइट जो है वो ऑब्लिकली एंटर होती है एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी. एंड इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स अगर लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देन रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. बुक में आपको एक एक्टिविटी दी गई है. क्लियर? तो वो एक्टिविटी से जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होता है वो बताया गया है. लेकिन अभी मैं आपको वो एक्टिविटी का जो कंक्लूज़न है और उसमें क्या कहना चाहता है वो आपको समझा देता हूँ. तो उसके लिए क्या करना है आपको एक्टिविटी में क्या है एक्चुअली एक ग्लास स्लैब लेना है. क्लियर? और ग्लास स्लैब में दो पिन लेनी है और दो पिन का पूरा ऑब्जर्वेशन करना है. तो उसका कंक्लूजन क्या है एक्टिविटी का वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. तो यहाँ पर ये जो है वो ग्लास स्लैब है, इसमें ये जो रे है वो इंसिडेंट हुआ है. ऊपर का जो मीडियम है वो एयर है
ये जो है वो ग्लास स्लैब है और नीचे का मीडियम भी क्या है, एयर है। तो यहाँ पर पहले क्या होता है कि लाइट जो है वो एंटर होती है ग्लास स्लैब में ऑब्लिकली एक्चुअली, क्लियर। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल, बिकॉज ऑफ ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट एंगल। सेम थिंग जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था, उसी तरह यहाँ पर इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल जिसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। सेम थिंग रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल जिसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड एंगल, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है ग्लास स्लैब पर, तो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होता है। देखो आप यहाँ पे एक्चुअली जाना चाहिए इस तरफ, लेकिन वो जा रहा है कहाँ पे, इस तरफ, क्लियर। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी इन द ग्लास मीडियम। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो दूसरे इंटरफेस पर आती है, एक्चुअली ये जो इंटरफेस है वो कौन सा है, एयर टू ग्लास इंटरफेस, और यहाँ पर क्या है, ग्लास टू एयर इंटरफेस। तो जब लाइट रे जो है वो ग्लास टू एयर इंटरफेस पर आती है, तब फिर से उसके डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो इस तरफ आगे जाती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, और इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्लियर। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर ग्लास स्लैब बीच में ना होता तो ये जो रे है वो कहाँ पर जाता, सीधे सीधा यहाँ पर जाता, बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो चेंज इन मीडियम, एयर टू एयर ही है, तो कोई मीडियम में चेंज नहीं होगा तो डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगी, तो लाइट रे जो होगा वो इसी तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बीच में ग्लास स्लैब रखा है, उसकी वजह से मीडियम में चेंज आया, और मीडियम में चेंज आने की वजह से ये जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और फिर से मीडियम में चेंज आया तो उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हुई। आप दूसरा ऑब्जर्व करो कि ये मान लो कि ग्लास स्लैब ना होता तो ये पूरे का पूरा जो रे है वो मतलब ओरिजिनल रे विदाउट ग्लास स्लैब, एंड ये जो है वो इमर्जेंट रे है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, क्लियर, एंड ये जो है उसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। मीनिंग ये निकलता है कि अगर आप बीच में ग्लास रे रखो या फिर दूसरा कोई मीडियम रखो, क्लियर, लेकिन जब अगर एयर जो लाइट रे है वो एयर में से एंटर होता है, और अगर वो ग्लास स्लैब में पास होता है, फिर से अगर वो एयर में ही निकलता है, तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे जो होगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। और ये जो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हुआ रे का, उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल शिफ्ट। ये जो डिस्टेंस मिलता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल शिफ्ट, क्लियर। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है। उसमें फर्स्ट लॉ जो है वो जैसे रिफ्लेक्शन में लॉ था उसी तरह है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. That means incident ray है, refracted ray है and normal, तीनों तीन एक ही प्लेन में रहेंगे, जैसे मैंने आपको आगे रिफ्लेक्शन में बताया था उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। दूसरा लॉ जो है थोड़ा नया है, उसमें क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं हम आई से, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम आर से, सो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट मीन्स साइन आर, और उस दोनों का रेशियो दैट मीन्स साइन आई डिवाइड बाय साइन आर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको ऐसा पूछे कि स्नेल्स लॉ लिखो, तो आपको ये दूसरा जो लॉ है रिफ्रैक्शन का वो लिखना है, और अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे तो आपको दोनों लॉ लिखने हैं, क्लियर। तो अब इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, if I is the angle of incidence and R is the angle of refraction, then we can write sin I divided by sin R is equal to constant, clear।